हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम फिर आ रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सांख्यिकी का डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे हम इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग उन सारी समस्याओं का हल करना चाहेंगे जो हमारे प्रॉब्लम है कि सांख्यिकी का सवाल कैसे बने। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे तैयार हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे वीडियो जो यहाँ पे बन रहा है, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे बहुत सारा क्लास 10th का इम्पोर्टेंस बातें देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे सांख्यिकी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सांख्यिकी चैप्टर है, तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है तो बारी बारी से हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। यहाँ पे चलो सबसे पहली बात यहाँ आता है, क्या है सांख्यिकी। क्या है सांख्यिकी? सांख्यिकी होता क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे। सांख्यिकी किसे कहते हैं, है ना? तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सांख्यिकी जो है, यहाँ पे कह रहा गणित का एक शाखा है। क्या है? गणित का एक, यानी सांख्यिकी जो है गणित का एक क्या है? शाखा है। समझे? गणित का क्या है? शाखा है। समझे? तो गणित जो है, यानी कह रहा है कि सांख्यिकी जो है क्या था, है ना, इसके बारे में। तो सांख्यिकी जर्मन शब्द स्टैटिक्स और लैटिन शब्द स्टेटस से बना है। कहाँ है? स्टेटस से बना है, जहाँ दोनों का, यानी दोनों का अर्थ होता है, क्या होता है? राजनीतिक राज्य। समझे? तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, ये उसका शब्द अगर देखा जाए तो वहां पे राजनीतिक राज्य आ रहा है। कौन आ रहा है? राजनीतिक राज्य। तो सांख्यिकी का अर्थ हम लोग कहा जाए तो राजनीतिक राज्य से जुड़े हुए सूचनाओं का इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। समझे? तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि अब जो सांख्यिकी जो है, इस मैथ के अंतर्गत एक चैप्टर जो बना हुआ है, इससे बोर्ड बहुत सारा सवाल पूछते हैं। और ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस पार्ट के अंतर्गत बहुत सारा समस्या है, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला पार्ट आ रहा है, क्या सांख्यिकी है क्या, पहले, है ना? तो अभी बोले बहुत अच्छा से कि सांख्यिकी गणित का वह शाखा है। क्या है? गणित का वह शाखा है जिसमें विभिन्न आंकड़ों और केंद्रीय प्रवृत्ति मौपों, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की मौपों का, समझे, अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। यानी गणित का एक शाखा है, जैसे बहुत सारा अलजेब्रा हुआ, है ना, सांख्यिकी हुआ, अंक गणित हुआ, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक शाखा है। कौन सी है? सांख्यिकी। समझे? तो यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा अगर बोलेंगे तो हम लोग गणित का शाखा बोलेंगे, क्योंकि ये गणित का एक भाग है। समझे? तो गणित का वह शाखा जिसमें विभिन्न आंकड़ा और केंद्रीय प्रवृत्ति के मौपों का अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। समझ में आ गया सांख्यिकी क्या? अब यहाँ पे आता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब क्या होता है। क्या होता है? एक यहाँ पर वर्ड आया है, कौन सा आया है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे कहा जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, तो यहाँ पर देखो दिखाया गया है, सांख्यिकी में आंकड़ा के जो जो सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, यानी सांख्यिकी में आंकड़ा के जो जो सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, उन्हें केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप कहा जाता है। यानी जो भी तुमको सूचनाएं प्राप्त होगा, बहुत सारा सूचना आता है, जैसे अभी हमारे कुछ सूचना देगा, हमारे जो भी है लिखित के रूप में देगा, तो वहां से जो जो तुमको सूचनाएं प्राप्त होगा, उन्हीं सूचनाओं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। उन्हीं सूचनाओं को क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है। समझे? वो लिखित के रूप में होता है। कैसे होता है? लिखित के रूप में होता है। समझे? फिर यहाँ पे कहता है कि
सामान्यतः सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप की संख्या कितना होती है? 3 होती है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो मुख्यतः कितना होती है? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्लियर किया गया है। क्या कह रहा है? सामान्यतः सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की संख्या 3 होती है। जैसे पहला जो होता है वो क्या होता है? माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? माध्यक, या इसको माध्यिका भी बोल सकते हैं। और तीसरा क्या होता है? बहुलक होता है। कहता होता है? बहुलक होता है। और हमको यहाँ पर इन्हीं 3 जो पार्ट है, 3 जो यानी सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्तियों के मौकों की जो संख्या है वो 3 है, और वही 3 केंद्रीय प्रवृत्तियों की मौकों की संख्या जो दिया गया है उसी को पढ़ना है। समझे? अब यहाँ पे हम लोग ये जो तीनों को देखें तो इसमें बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला आता है माध्य। क्या आता है? माध्य। अब माध्य पढ़ने से पहले और बहुत सारा समस्या है तो उसको जानेंगे। तो अब एक बात आता है कि सर आंकड़ा, ये डाटा, हम लोग डाटा के बारे जानेंगे। डाटा होता क्या है ना? आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा किसे कहते हैं ना? आंकड़ा होता क्या है? बहुत सारा, जैसे कि हमारे गांव में बच्चों की संख्या हो गया, विद्यार्थियों की संख्या हो गया, बल्लेबाजों की संख्या हो गया, बहुत सारा चीज होते हैं। तो उन्हीं को जो लिख कर देता है बारी बारी से ना, उसी के समूह को हम लोग आंकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंकड़ा बोलते हैं। फिर भी यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा किसी घटना में, किसी घटना, कहीं घटना हुआ, किसी घटना में संबंधित संख्याओं के समूह को आंकड़ा कहते हैं। अब कोई भी घटनाओं में, जैसे कि एग्जाम ले रहे हैं, वहाँ स्टूडेंटों की संख्या कितना हुआ, जैसे कि हमारे कहीं पर इलेक्शन पीरियड है, वहां पर कितना उम्मीदवारों की संख्या हो गया है ना, बहुत सारा समस्या आता है, वो वैसा कंडीशन पे आता है तो वहां पे आ जाता है। तो किसी घटना में संबंधित संख्याओं के समूह को आंकड़ा कहते हैं। यानी समझ में आया कि वो जो संख्या है उसी संख्याओं को ही हम लोग आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। उसमें बहुत सारा चीज आ सकता है। जैसे दूसरी तरह से हम भी बोल सकते हैं, किसी सर्वेक्षण से, कहीं पर सर्वेक्षण कर रहे हैं, जैसे जनगणना कर रहे हैं, है ना, और कहीं जगह हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, जनगणना हो गया, सर्वेक्षण और बहुत सारा तरह के होते हैं, तो उसी में यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है? किसी क्या कर रहा है, किसी सर्वेक्षण से प्राप्त परिमापों के, यानी जो वहां से प्राप्त परिमापों के समूह को आंकड़ा कहा जाता है। यानी जो समूह आया है ना, घर घर जाकर के बच्चों की संख्या लिखते हैं, अब उसमें छात्र कितना है, छात्राओं कितना है ना, फिर इसी तरह से माता पिता बहुत सारा चीज लिखते हैं, तो उसी को जो हम लिख करके एक समूह में रख देंगे लिखित के रूप में, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डाटा, यानी आंकड़ा। समझ में आ गया? फिर आगे कहता है यहाँ पे कि जैसे हम किसी विद्यालय के 5 शिक्षकों के वेतन का समूह दिया गया है ना, यहाँ पे कैसे देखो, जैसे एक टीचर यहाँ पे है वो 1000 रुपया उठा रहा है ना, यहाँ पर शिक्षकों को वेतन का समूह दिया गया है। एक शिक्षक 1000 रुपया उठा रहा है, और यहाँ पर 12,000 उठा रहा है, 15,000, 18,000, 20,000 इटीसी और बहुत सारा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आंकड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? आंकड़ा। समझे? वो 1000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 ये जो है ये समूह है, यानी एक समूह है, तो इसी को हम लोग आंकड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? आंकड़ा कहेंगे। फिर इसी तरह से 10 लड़कों के किसी परीक्षा में प्राप्त अंकों की समूह, यानी कहीं पर परीक्षा दिया तो वहां पे कितना प्राप्तांक हुआ, तो किसी स्टूडेंट का प्राप्तांक 35 आया, किसी का 85 आया, किसी का 75 आया, है ना, इसी तरह से आना शुरू होता है। तो वहां पे जो है सारे बच्चों का रिजल्ट कहीं ना कहीं शो करेगा, तो एक जगह शो करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डाटा, यानी आंकड़ा कहेंगे। समझे? तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक लड़का जो था 35 नंबर लाया, एक 42 लाया, 78 लाया, 62 लाया, 56 लाया, 94 लाया, 87 लाया, 82 लाया, 63 लाया, 51 लाया, तो एक जगह एकत्रित न है, इसके समूह को हम लोग क्या कहेंगे? आंकड़ा कहेंगे। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर फिर कहता है आंकड़ा को हम लोग सरल आंकड़ा भी बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छी बात है कि कभी कभी तुमको आंकड़ा नहीं कहेगा, सरल आंकड़ा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कहना है? सरल आंकड़ा का मतलब क्या होता है? वही होता है। सरल आंकड़ा का मतलब क्या होता है? वही होता है। समझे? तो फिर यहाँ आते हैं, ये तो समस्या धीरे धीरे बढ़िया से समझ रहे हैं। अब एक और टॉपिक आता है कि सर जैसे चर मान या प्रेक्षण होता क्या है?
चरमान या प्रेक्षण क्या होता है। क्योंकि हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, ये बहुत भरा पड़ा हुआ है बुक पर्सन में, और यही समस्याओं का हम लोग हल करना है। तो यहाँ पे आ रहा है चरमान या प्रेक्षण होता क्या है। तो देखो कहता है आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक संख्या को चरमान या प्रेक्षण कहते हैं। हम अभी बोले कि जैसे 10 लड़का एग्जाम दिया है ना, अब एग्जाम देने के बाद उसका कुछ ना कुछ प्राप्तांक आएगा, वो प्राप्तांक जो लिखेगा, वो प्राप्तांक जो लिखेगा, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, बहुत सारा स्टूडेंट है, तो उसी तरह से राम का जितना अंक आया, मान लो 100 में वो 94% लाया या 94% नंबर लाया, तो 94 जो लिखा वही चरमान है। क्या है? 100 में वो कितना 94 मतलब इतना नंबर लाया, समझे। 94 नंबर जो लाया, ये क्या हुआ उसका, यानी चरमान है। क्या है? चरमान। यानी कह रहा है किसी, क्या कह रहा, यानी कह रहा है यहाँ पे कि आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक संख्या को हम लोग चरमान या प्रेक्षण कहते हैं। जाहिर सी बात, हम लोग अभी आंकड़ा समझे, आंकड़ा में जितना भी अंक सब है या संख्या है, या विद्यार्थियों की संख्या हो सकता है, या गाय की संख्या हो सकता है, बताया स्टूडेंटों की संख्या हो सकता है, गाँव की संख्या हो सकता है, और जनसंख्या कुछ हो सकता है। तो इन्हीं को हम जो यहाँ पर आंकड़ा में है उसी को हम लोग चरमान कहते हैं। समझे? फिर से क्लियर करते हैं। कह रहा पे कि आंकड़ों में आने वाली प्रत्येक संख्या को चरमान या प्रेक्षण कहते हैं। इसे हम लोग किसके, एक्स द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं? एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। समझे? और जैसे कि हम लोग करते हैं लंबाई हो गया, उम्र हो गया, वेतन हो गया, प्राप्तांक हो गया, बच्चों की संख्या हो गया ना, बोले अभी कि ये सब जो होता है ये क्या आता, चरमान है। जैसे बच्चों की संख्या, ये क्या हुआ, चरमान हो गया। जैसे लंबाई, बहुत सारे बच्चों की लंबाई में अपना शुरू किया, वो लिख रहा है, लिख करके वहां अंकित करेगा ना, कितना लंबाई है, 65 सेंटीमीटर हो सकता है, 65 मीटर हो सकता है, या जितना भी हो। तो उसी तरह से वहां पर जो लंबाई आया, ये लंबाई क्या है, चरमान है। जैसे उम्र, जैसे कि स्टूडेंटों का उम्र के हिसाब से उसको अरेंजमेंट कर रहा है, तो वहां पर भी हो सकता है उम्र क्या होगा ना, तो वहां पर उम्र भी क्या हो गया, चरमान हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे वेतन, जैसे कि शिक्षक है, उसको मंथली मिलता है, तो वो वेतन जो मिल रहा है वो वेतन भी क्या है, यानी चरमान है। क्या है? चरमान है। समझे? फिर इसी तरह से प्राप्तांक, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, वो जो रिजल्ट लिखा हुआ है वहां पे उसका समूह, तो वहां आंकड़ा में ना, आंकड़ा में जो रहता है वही क्या कहलाता, चरमान कहलाता। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, वेतन भी क्या हो गया, यानी चरमान हो गया। क्या हो गया? चरमान हो गया। फिर प्राप्तांक हो गया, उसके बाद यहाँ प्राप्तांक का मतलब समझ में करते हो, बच्चों की संख्या हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, यानी चरमान है। जैसे हम यहाँ पर लिए हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये 12 भी क्या है, चरमान है। ये 10 भी क्या है, चरमान है। 8 भी क्या है, चरमान है। 6 भी क्या है, चरमान है। 4 भी क्या है, चरमान है। 2 क्या है, चरमान है। तो इस तरह से पता चला कि आंकड़ा में जो जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चरमान कहते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? चरमान क्लियर। तो अब यहाँ पे आता है कि चरमान जानने के बाद सर एक टॉपिक आता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। कहता है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो बारंबारता क्या है, सुनो अच्छा से। कह रहा है किसी आंकड़ा में जो बार बार आता है, समझे, कह रहा है किसी आंकड़ा में कोई चरमान जितना बार आता है, कह रहा है कि किसी आंकड़ा में कोई चरमान जितना बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं, उसे बारंबारता कहते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे कि चॉकलेट एक बच्चा ले लिया 2 ठो, फिर एक बच्चा ले लिया 4 ठो, फिर एक बच्चा ले लिया 6 ठो, तो वहां पर जो बार बार ले रहा ना, एक बार 2 ठो लिया, एक बार 4 ठो लिया, एक बार 3 ठो लिया, तो इन्हीं तरह से जो बार बार लेता है ना, उसी को हम लोग बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। यानी किसी आंकड़ा में कोई चरमान जितना बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है एफ, तो उसका एफ द्वारा सूचित किया जाता है।
तो जैसे हम बात कर लेते हैं, यहीं पे एक आंकड़ा दिया गया है, वो आंकड़ा क्या है यहाँ पे देखो, जैसे 3 है 5 है 3 है 5 है 3 है 4 है 5 है 1 है 4 है 5 है 3 है 1 है 4 है 5 है 1 है। तो यहाँ पर देखो 3 जो है और 5 है 3 है, जितना भी है, तो सबसे पहले जो है इसको चरमान एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ बारंबारता लिखेंगे, क्योंकि इससे हमको क्या करना है, बारंबारता बनाना है। बारंबारता क्या होता है, चरमानों की संख्या को ही बारंबारता, जो बार बार आता है उसी की संख्या को चरमान बोलते, बारंबारता बोलते हैं। समझ में आ रहा है जैसे ना, बारंबारता क्या है, यानी चरमानों की संख्या को ही बारंबारता बोलते हैं, समझे। जैसे चरमान अगर बार बार आ रहा है, कितना बार आया, उसी की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अच्छा से कार्य क्लियर यहाँ पे कि जैसे यहाँ पर डाटा जो है, इस डाटा में सबसे छोटा जो है वो कौन है, तो यहाँ पर छोटा है 1, तो 1 को ले लिए, कहाँ पे लिए, एक साथ। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिए, 1 ले लिए, फिर 1 में कितना है यहाँ पे, 3 है, कितना है, 3 है। फिर यहाँ पर देखो, अब ये 3 1 के बाद कितना है, 1 कितना बार है यहाँ पर देखो, 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। 1 जो आया, 1 कितना बार आया, 3 बार आया, तो 3 बार जब आया तो 3 यहाँ पर लिखे कि नहीं लिखे, 1 3 बार आया, इसीलिए कहता है चरमान में जो जितना बार आता है वही क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है ना। तो इसी तरह से हमको समझ में आ गया कि 1 3 बार आया है, इसीलिए 1 का बारंबारता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे 3 देखो कितना बार आया है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बार आया, यानी 3 4 बार आया, देखो मैंने भी लिख लिया, समझे। फिर इसी तरह से 4 कितना बार आ रहा है, देख रहे हैं 1 2 3, मतलब 4 जो है 3 बार आ रहा है, मैंने 4 3 बार लिखे हैं। फिर इसी तरह से 5 कितना बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 बार आता है, तो बारंबारता इतना हो गया। अब अगर हम ये कहें कि चरमान जो था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आंकड़ा का कुल कितना पद है उसको लिखने के लिए कुल कर दिए, यानी कुल कितना ठो संख्या है, 15 ठो है, इसको जोड़ करके हम बोल सकते हैं 15, समझे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बारंबारता के बारे में जान गए। बारंबारता कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, यानी चरमान में जो जितना बार आए उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, समझे। बारंबारता समझ में आ गया। फिर आते हैं यहाँ पे कि कहता है कि आंकड़ा जो होते हैं वो आंकड़ा 3 भागों में बांटा गया, समझे, 3 भागों में बांटा गया है। कैसे, यहाँ पर देखो पहला कहता है कि आंकड़ा जो है 3 भागों में बांटा गया, 3 तरह के होते हैं। तो ये एक होता है सरल आंकड़ा, जो हम लोग पढ़े कि आंकड़ा को ही सरल आंकड़ा भी कहा जाता है, जो हम लोग पढ़े भी, तो इसको क्लियर हो भी गया है, नहीं हुआ तो फिर इसको क्लियर करेंगे। तो फिर आगे कहता है कि वर्गीकृत आंकड़ा, फिर कहता है अवर्गीकृत आंकड़ा। तो ये जो 3 दिया है, ये तीनों ठो को अच्छा से क्लियर करेंगे एक एक करके। पहले हम लोग जानना चाहेंगे सरल आंकड़ा क्या होता है, क्या होता है, सरल आंकड़ा क्या होता है, इसको देखना चाहेंगे, समझे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सरल आंकड़ा के बारे में बोल रहे हैं। सरल आंकड़ा क्या होता है, कहता है वह आंकड़ा जिसमें केवल चरमान होता है उसे सरल आंकड़ा कहते हैं। केवल और केवल चरमान होते हैं, उसमें बारंबारता शो नहीं होता है, समझे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरल आंकड़ा कहेंगे, और उसको हम लोग आंकड़ा भी बोलते हैं, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यानी वह आंकड़ा जिसमें केवल चरमान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल आंकड़ा कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 5 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 3 2 5 3 0 3 2, तो देखो यहाँ पर केवल और केवल चरमान है, तो इसी को हम लोग सरल आंकड़ा कहेंगे। सरल आंकड़ा समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे हम लोग आता है वर्गीकृत आंकड़ा, क्या आता है, वर्गीकृत आंकड़ा, इसको क्लियर कर दिए। अब इसको करने के बाद यहाँ वर्गीकृत आंकड़ा आता है। वर्गीकृत आंकड़ा में देख रहे हैं कि कहता है इसका होता क्या है,
अब देखो यहाँ पे अब तुमको समझना पड़ेगा, लेकिन एक वो हम लोग आगे ले चुके हैं, क्योंकि पहले अवर्गीकृत समझना चाहिए तब वर्गीकृत समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले इसलिए लिए है संबंध है, इसमें संबंध है इसीलिए पहले लिया गया है, समझे। कहता है जब अवर्गीकृत आंकड़ा, पहले अवर्गीकृत आंकड़ा जानोगे तब ना, तो इससे हम लोग सरल आंकड़ा से अवर्गीकृत समझ जाते हैं, समझे। सरल आंकड़ा से अवर्गीकृत बन जाता है, क्योंकि तुम चरमान एक तरफ लिखो, बारंबारता एक तरफ लिख दो तो चरमान भी आया, बारंबारता भी आया, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो उससे पहले अवर्गीकृत आंकड़ा से पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा जानना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे संबंध है, समझे। तो देखो यहाँ पे कहता है जब अवर्गीकृत आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तब उसका अध्ययन असुविधाजनक हो जाता है, उसका यानी अध्ययन करना असंभव हो जाता है, क्या होता है, असंभव हो जाता है। तब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये हो जाता, ऐसे में उसे कई वर्गों में बांटकर एक आंकड़ा बनाया जाता है, कई वर्गों में उसको क्या करते हैं, बांटते हैं, क्या करते हैं, कई वर्गों में उसको बांटते हैं, तब उसको बांट करके क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक आंकड़ा तैयार करते हैं, समझे। बांट कर एक आंकड़ा बनाया जाता है, जिसे यानी वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, यानी वर्गीकृत आंकड़ा में हम लोग बांट देते हैं, समझे। तो यहाँ पे फिर दूसरा तरह से तो बताना चाह रहा है, वह आंकड़ा जिसमें वर्ग क्या होता है समझना, अभी समझे। वर्ग या वर्ग अंतराल, यानी वर्ग हो या वर्ग अंतराल हो, और फिर कहता है बारंबारता होता है, उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अब देखो इसका मुख्य रूप अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो बस दो बातों को याद रखना पड़ेगा कि ये कौन सा आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा है, अवर्गीकृत आंकड़ा है कि सरल आंकड़ा है। इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ समझना पड़ेगा कि वर्गीकृत क्या होता है, तो तुमको दो बातें याद रखना पड़ेगा। एक होता है कि वर्ग अंतराल होना चाहिए। अब वर्ग अंतराल होता क्या है, इसके बारे में जानना है। वर्ग अंतराल जो होते हैं, जैसे किसी वर्ग, जैसे कि 0 से 10 लिए, 0 से 10 लिए, 0 से लेकर के 10 तक, तो यहाँ पर 0 को भी लिया, उसके बाद 1 को लिया, 2 को लिया, 3 को लिया, 4 को लिया, 5 को लिया, 6 को लिया, 7 को लिया, 8, 9 तक लिया, 10 को नहीं लिया, यानी इसको हम लोग सामान्य रूप से पढ़ते हैं, ये समझते हैं। तो यहाँ देखो 0 से लेकर के 9 तक आया, 0 से लेकर के 9 तक आया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल, उसका जो सीमा होता है 0 और 10, 0 और 10, इसकी सीमा को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, समझे। ये वर्ग अंतराल होना चाहिए, प्लस इसमें बारंबारता भी हो, क्या हो, बारंबारता भी हो। अगर वर्ग अंतराल रहे, बारंबारता रहे, तो हमको समझ जाना है कि वर्गीकृत आंकड़ा है। कैसा आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा है, ऑलरेडी खुद समझ जाएंगे। बस दो बातें याद रखना पड़ेगा कि वर्ग अंतराल है और यहाँ पे यानी बारंबारता है, समझे। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे हाँ ये बात जानते हैं, वर्ग अंतराल कई तरह के होते हैं, मतलब 2 तरह के होते हैं, वो अलग चीज है, मतलब उसमें आगे पढ़ेंगे, समझे, आगे पढ़ेंगे वहां पे। तो फिर यहाँ पे आता है कि इसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग बांटते हैं। जैसे बोला ना जी, जब अवर्गीकृत आंकड़ा बहुत बड़ा होता है तब उसका अध्ययन असुविधाजनक हो जाता है, ऐसे में उसे कई वर्गों में बांटकर उसे एक आंकड़ा बनाया जाता है, जिसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। देखो ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, देखो यहाँ पे लिखा रहा है अवर्गीकृत आंकड़ा है। ये अवर्गीकृत आंकड़ा को वर्गीकृत आंकड़ा में बदल रहे हैं। ये अवर्गीकृत आंकड़ा क्यों है, इसमें यहाँ पे चरमान है और बारंबारता है, चरमान है और बारंबारता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवर्गीकृत। आगे पढ़ने वाले हैं, समझे। तो अवर्गीकृत आंकड़ा को पढ़ना यानी बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है तो असुविधाजनक होता है पढ़ना, इसीलिए इसको हम लोग जो है एक अलग आंकड़ा में अरेंजमेंट करते हैं, तो उसमें वर्ग अंतराल होता है और बारंबारता होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी वर्गीकृत आंकड़ा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा कहेंगे। जैसे यहाँ चरमान दिया है, चरमान को x बोलते हैं, तो यहाँ पर 1, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 26, 50 दिया,
यानी एक जो कितना बार आया है, 14 बार आया है। तो एक का बारंबारता कितना हो गया, 14 हो गया। 5 कितना बार आया है, 8 बार आया है। तो 8 जो आया वो 5 का बारंबारता, समझे। 7 का बारंबारता 10 बार आया, 9 16 बार, 10 11 बार, 12 17 बार, 18 13 बार, 26 15 बार आया, 50 2 बार आया। तो यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ा हुआ। अब इसको बड़ा बड़ा है तो देख रहे हैं कि बड़ा है, ये पढ़ना असंभव हो जाता है। तब इसको हम लोग यहाँ देखो 0 से 10 यानी 1 से शुरू किए, वो 0 से लिया, 0 से लिया 10 के बीच में, इसको टोटल को ला करके वहां पे कर दिया 14 18 10 16, यानी इसको छोड़ करके, समझे, मतलब कि इसको छोड़ करके उच्च सीमा को छोड़ देता है, समझे। तो इस तरह से जो बारंबारता है इसको जोड़ करके इसका बारंबारता, वर्ग अंतराल में जो बारंबारता होते हैं वो इसको ऐड कर दिया, यानी 0 से लेकर के कहां तक है, 10 तक है। बात समझो यहाँ पे, कह रहा 1 का 14 बार आया, 5 8 बार आया, 7 10 बार आया, 9 16 बार आया। तो 0 से 10 का मतलब ये सब आया, ये सब आया। तो इसको जोड़ेंगे ना जी, तो इसका यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक का कितना हो गया, 48। कैसे 48 है, जोड़ो 14 8 10 16, जोड़ोगे 48 आएगा। यानी अब देखो इतना तो काम बचा कि नहीं बचा, इतना तो लिखने से एक के कॉलम में आया, एक कॉलम में आ गया। तो यहाँ जो लिखा 0 से 10 इसी को वर्ग अंतराल बोलते हैं। और यहाँ बारंबारता हम लोग यहाँ पर देखे जितना था उसको मैं ऐड करके लिख दिए, समझे। फिर यहाँ पर 10 से 20 बोल रहा, 10 से 20 यहाँ से लेकर के 20 बोल रहा, क्या ये 18 भी आएगा, ये भी आएगा। तो 1 2 3 तीनों को जोड़ करके जितना आएगा वो उसका बारंबारता हो जाएगा। फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो यहाँ पे 50 से ऊपर 2 आ रहा, तो और 60 नहीं है, सपोजिटेड नहीं है, तो कम से कम 50 कितना बार आया, 2 बार आया, उसका बारंबारता 2 आया। लेकिन देखो 40 से 50 को बार आया है, देखो 40 से 50 को बार आया है, 40 से 50 को बार नहीं, तो 0 हो गया। 30 से 40 भी नहीं है, 30 से 40 नहीं, 0 हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से हम यहाँ पर समझ में आ गया कि ये वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है। समझ में आ गया कि वर्ग अंतराल होगा, बारंबारता होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा। क्लियर। अब आगे आते हैं, कहता है कि वर्गीकृत आंकड़ा समझ में आ गया। अब अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है बताइए। अब देखो यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़ा कहता है जब सरल आंकड़ा, अब देखो अब सरल में जा रहा है, जब सरल आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, जब सरल आंकड़ा बहुत बड़ा होता है तब उसका अध्ययन बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, उसका अध्ययन बहुत मुश्किल आता है। जैसे यहाँ पे छोटा है, इसीलिए जब बड़ा होगा, जैसे जनगणना करते हैं तो जनगणना में बहुत बड़ा डाटा होते हैं ना, तो वहां पे बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए करा जब सरल आंकड़ा बहुत बड़ा होता है तब उसका अध्ययन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आंकड़ों के चरमान और उसके बारंबारताओं की बारंबारताओं की सहायता से एक नया आंकड़ा बनाया जाता है जिसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अब इसको हम लोग समझ में आ गया कि वहाँ चरमान है, यानी सरल आंकड़ा में भी चरमान होते हैं, समझे। चरमान भी लेंगे, लेकिन उसमें जो जैसे कि जितना बार आया उसको उतना बार एक ही कॉलम में लिख दिया। तो यहाँ पर जैसे कि 5 एक बार आया, 2 बार आया, 5 2 बार आया, 5 एक ही बार लिखे तो 5 2 बार आया, तो देखो शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ बड़ा नजर आ रहा, शॉर्ट हो गया। तो इसीलिए कहा जब सरल आंकड़ा बहुत बड़ा होता है तब वहां पे पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा में बदलना चाहते हैं। तो बदलना चाहते हैं तो कैसे बदला जाता है, समझ में आ गया अच्छे से। तो यहाँ पर चरमान दिया, यहाँ बारंबारता दिया। जैसे यहाँ पे कह रहा है एक आंकड़ा दिया है, 5 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 5 है, 3 0 3 2, यह है। तो यहाँ पे कहा जो आधार पे, वही आधार पे हम लोग काम करेंगे। तो कहता है अवर्गीकृत आंकड़ा में 2 बातें रहता है। जैसे वर्गीकृत में 2 बातें है तो यहाँ भी 2 बातें नजर आता है। एक चरमान होगा, करा यहाँ पे देखो अच्छे से, दूसरा परिभाषा में करा, वह आंकड़ा जिसमें चरमान और उसका बारंबारता होता है उसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। क्लियर है, जिसमें चरमान होते हैं
और उसका बारंबारता होता है, उसे हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जिसमें वर्ग अंतराल हो और उसका बारंबारता हो, उसको वर्गीकृत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको वर्गीकृत बोलेंगे। तो अब यहाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ चरमान रहे उसको हम लोग सरल आंकड़ा कहेंगे, है ना। इस तरह से तीनों का क्लियर हो रहा, समझे। तो अब यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे ये आंकड़ा दिया इसको बदल रहा है, ये सरल आंकड़ा है। कैसा आंकड़ा है? सरल आंकड़ा है। इसको बदल रहा है। देखो चरमान यहाँ पे दिया, इसको एक्स बोलते हैं, बारंबारता एफ बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से आया जीरो। अब जीरो कितना बार है? तो जीरो देख रहे हैं कि एक ही बार है, मैंने लिख दिया। फिर कहता है कि इससे बड़ा कौन है? दो कितना बार आ रहा है? देख रहे हैं दो कितना बार आ रहा है? एक बार, दो बार और यहाँ पे 3 बार। तो 3 बार लिखने से एक ही बार लिखेंगे। एक बार लिख दिए 2, उसके बाद कितना बार आया है? 3 बार आ गया। देखो शॉर्ट हो रहा कि नहीं हो रहा? जब बड़ा होता है पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सरल आंकड़ा को अवर्गीकृत आंकड़ा में बदलना पड़ता है। बदलते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पर 2 हो गया, 3 बार। 3 कितना बार आ रहा? 1 2 3 4, 3 4 बार आया। तो इस तरह से समझ में आ रहा कि 3 का बारंबारता 4 हो गया। फिर इसी तरह से 5 कितना बार आ रहा? 1 2 बार आ रहा है ना, 2 बार आ रहा। तो इस तरह से हमें 5 2 बार आया। तो इस तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं 5 का बारंबारता कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो आंकड़ा था 3 भागों में बटा हुआ था, 3 तरह के होते हैं आंकड़ा। तो इसी तरह से हम लोग तीनों को बहुत ही सरल तरीका से समझे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है? आगे कह रहा है परिसर। क्या करा? परिसर। आंकड़ा का अधिकतम क्या करा? यानी परिसर होता क्या है इसके बारे में समझो। कहता है आंकड़ा का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। यानी आंकड़ा का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। यानी यहीं पर हम लोग बात करेंगे। यानी यहाँ देखो है, इसमें जो सबसे अधिकतम चर मान होगा, सरल आंकड़ा की बात कर रहे हैं, समझे। तो यहाँ पे करा कि ये अधिकतम चरमान और निम्नतम चरमान के अंतर को क्या करा? के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं, समझे। परिसर का यानी परिसर होता क्या है समझ में आ रहा? जैसे परिसर क्या होता है कि जो आंकड़ा होते हैं उस आंकड़ा में जो अधिकतम चरमान होते हैं उसमें और न्यूनतम चरमान को घटा देंगे, इसी को हम लोग परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। याद रखो ये ऑब्जेक्टिव में 100% ये सवाल पूछा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में देखो लगभग सवाल वहां पे भरा पड़ा हुआ है, हर बार पूछा है, समझे। क्वेश्चन बैंक में बढ़िया से पूछा गया है, बढ़िया से है, वहां पे देखना, समझे। तो ये यहाँ से जो कहा परिसर जो होता है वो अंतर होता है। कहा? अधिकतम चरमान में न्यूनतम चरमान को घटा देंगे, वो क्या आएगा? परिसर आ जाएगा। परिसर समझ में आ गया। तो यह परिसर का फॉर्मूला होता है, कहता परिसर बराबर कहता अधिकतम चरमान न्यूनतम चरमान घटा देंगे, यानी अधिकतम चरमान माइनस निम्नतम चरमान होता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना। तो अब आगे चलते हैं। फिर एक टॉपिक आता है कि सर मिलान चिन्ह यानी टेली मार्क क्या होता है? मिलान चिन्ह यानी टेली मार्क क्या होता है? कभी कभी सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी पूछा जाता है। हमारे बिहार बोर्ड जो है यहाँ से भी सवाल पूछ लेते हैं, बहुत ही सिंपल, समझे। 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा है। तो यहाँ पे होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। 2000 हो सकता है संभावना कि 2024 में भी पूछ सकता है, ये ऑलरेडी कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि पूछ ले, समझे। इसलिए पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बारंबारता को क्या करा? यानी मिलन चिन्ह के बारे में जानते हैं। करा बारंबारता को एक विशेष चिन्ह द्वारा, यानी बारंबारता को करता, किसको करता? चरमान को नहीं करता या वर्ग अंतराल को नहीं करता, केवल और केवल बारंबारता को एक विशेष चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता। क्या किया जाता? सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर देखो द्वारा सूचित किया जाता है जिसे मिलान चिन्ह या टेली मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलान चिन्ह या टेली मार्क कहते हैं। मिलान चिन्ह या टेली मार्क को कहा जाता है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे बारंबारता दिया हुआ, जैसे क्या दिया हुआ? बारंबारता दिया हुआ। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है? मिलान चिन्ह यानी टेली मार्क दिया गया है। तो देखो एक का हम लोग टेली मार्क ये बोले, एक जो है विशेष चिन्ह द्वारा स्वीकार करते हैं। विशेष चिन्ह वो क्या है? ऐसे खड़े जो एक है, समझे, उसको हम लोग
टेली मार्क बोलते हैं, मिलान चिन्ह बोलते हैं। यानी समझ में आ गया कि 1 का टेली मार्क कितना होता है, ये होता है। 2 का ये डबल हो जाएगा, 3 का ये ट्रिपल हो जाएगा, 4 का चौथा तो होगा। यानी 4 गो यानी खड़े रेखा जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं 4 का टेली मार्क, यानी मिलान चिन्ह बोलते हैं, समझे। फिर यहाँ पे देखो 5 का थोड़ा अलग तरह से लिखना पड़ता है। 5 को कैसे लिखा जाता है, तो 5 को इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 देने के बाद क्या करते हैं, 4 को रेखा दे दिए, खड़े रेखा है ना, उधर रेखा देने के बाद एक और रेखा हम लोग इस तरह से करते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, और एक इस तरह से जो है उसको भी काउंटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कितना आया, 5 गो आया। कितना आया, 5 गो आया, समझे। इस तरह से यहाँ पे कितना आया, 5 गो आया। अब यहाँ पे हम लोग फिर करने वाले हैं कि सर ऐसे तो कर दिए, क्या ऐसे नहीं आ सकता है, क्या ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे भी आएगा। 1 2 3 4 ऐसे करेंगे क्या सर, गलत हो जाएगा। इधर से काटेंगे उधर से काटेंगे, उसको भी हम लोग काउंटिंग करेंगे। वो इधर से हो या उधर से हो, उसको भी काउंटिंग किया जा सकता है। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए अच्छा से देखो इसको। अगला बार पूछा था 12 का मिलान चिन्ह ज्ञात करो, लो 12 का आराम से बना सकते हैं, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग समझ में आया कि मिलान चिन्ह किसका कितना होता है। तो यहाँ 5 का देख रहे हैं, तो 5 का ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे देखो जैसे क्या है, 1 2 3 4 और एक इधर 5 हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इधर से काटे या करके लिखे हैं, समझे। तो इस तरह से समझ में आ गया। फिर आगे कहता है कि यहाँ पे देखिए सर 6 कैसे लिखा जाएगा, 6 कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4 1 5 1 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 देखो, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, यहाँ 5 और 4 9 हो गया, यहाँ 5 5 10 हो गया, 5 5 5 15 हो गया, 5 5 5 5 20 हो गया, 5 5 5 20 और 2 अलग से दिया गया, तो 22 हो गया। कितना हो गया, 22 हो गया। तो इस तरह से और भी है, बहुत सारा है। हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश किए, समझ में आ गया है ना। और ऑलरेडी कुछ भी कह सकता है, सवाल कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन संभावना होता है कि कम वाला ही पूछता, बड़ा वाला नहीं पूछता, समझे, छोटा ही पूछा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कारा। अब आगे जो हम लोग ये पढ़े, वर्ग अंतराल पढ़ लिए हैं, वर्गीकृत आंकड़ा भी पढ़ लिए हैं, इसके अंतर्गत जितना भी समस्या था वो हम लोग कर चुके हैं। अब उसी में से एक बात आता है कि सर वर्ग अंतराल होता क्या है। अभी ना बोले थे कि यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है क्या होता है, हम बोले थे ना, आगे बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या होता है, इसके बारे में वो पूछा जा रहा है। वर्ग अंतराल क्या है ना। तारा बड़े बड़े आंकड़ा को कई समूहों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। यानी बड़े बड़े आंकड़ा को कई समूहों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। उन्हीं समूहों को वर्ग अंतराल कहते हैं। इसे सियाही द्वारा किया जाता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, मान लो 0 से लिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 तक गया, तो हम लोग उतना बार कहाँ लिखेंगे, 0 से लेकर के 50 खींच दिए, तो इसके बीच में सब आ गया है ना, इसके बीच में सब आ गया। तो उसी को वही परिभाषा पर बड़े बड़े आंकड़ा को कई समूहों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। इन्हीं समूहों को वर्ग अंतराल कहते हैं। 0 से 50 लिए, तो हम मान लो सपोज है यहाँ 1 से लेकर के 50 तक है, तो 0 से 10 ले लेंगे, 10 से 20 लेंगे, 20 से 30 लेंगे, 30 से 40 लेंगे, 40 से 50 ले लेंगे, तो आ गया इस तरह से यहाँ पे। तो वही तो करने के लिए कहा जा रहा है, वही तो है। यानी वर्ग अंतराल समझ में आया कि बड़े जो चरमान होते हैं उसको एक वर्ग के रूप में बांट देता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है वर्ग अंतराल। वर्ग बोलो या वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पर 0 से 10 क्या करा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इस तरह से यहाँ पर समझ में आ रहा है, कई सारे हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ग अंतराल आया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे करा वर्ग अंतराल में 2 सीमा होता है। देखो अब जो कितना अच्छी बात आया, वर्ग अंतराल में 2 सीमा होता है। क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग बोले 0 से 10, तो बाबू 0 से 10 बोले तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या हुआ, ये निम्न सीमा हुआ। यानी 0 से शुरू हुआ है, 10 जाएगा, 10 तक जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हुआ ये क्या हो गया, निम्न सीमा हो गया। ये क्या हो गया, उच्च सीमा हो गया। तो वही चीज बोला जा रहा है
कि यहाँ पर वर्ग अंतराल में दो सीमा होता है, दो सीमा होता है। एगो का नाम होता है निम्न सीमा, एगो का नाम होता है उच्च सीमा। एगो का क्या नाम होता है? उच्च सीमा होता है। अब देखो यहाँ पे अच्छा से, इधर देखो, ध्यान दो। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पर एगो वर्ग अंतराल लिए 0 से 20। इधर देखो 0 से 20। अब यहाँ पर कितना लिए? इसको हम लोग जो है 0 से 20 नहीं लिए, 10 से 20 ले रहे हैं। 10 से 20 जो लिए, 10 क्या हो गया? निम्न सीमा हो गया। 20 क्या हो गया? उच्च सीमा हो गया। तो यहाँ पे पता चल रहा 10 जो है वो इसमें निम्न सीमा हो जाएगा, इस वर्ग अंतराल में, समझे? इसमें उच्च सीमा इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ले लें, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पर देखो 0 से 10 है, 0 से 10 है, तो इसमें निम्न सीमा कौन होगा? 0 होगा। उच्च सीमा कौन होगा? अब यहाँ पे उच्च कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा उच्च सीमा, निम्न सीमा बन जाएगा। यहाँ है उच्च सीमा, लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा? निम्न सीमा बन जाएगा। ध्यान रखो ये बात है, समझिए, क्योंकि इसको नहीं लिया गया है। यानी 0 से 10 का मतलब हुआ कि 10 को छोड़ा जा रहा है। तो आगे बताएंगे। यानी वर्ग अंतराल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, समझे? समावसी और अपवर्जी होते हैं। तो उसमें कुछ संबंध है, उसको बताएंगे अभी अच्छे से। तो यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20 आया, तो 0 से 10 आया, तो यहाँ निम्न सीमा, यहाँ उच्च सीमा। अब यहाँ पर 10 अभी उच्च सीमा था, अब यहाँ कितना हो गया? निम्न सीमा हो गया। यानी ये 10 का कलेक्ट कहाँ किया गया? यहाँ किया गया, समझे? फिर इसी तरह से यहाँ पर यही संबंध है ना, इस तरह से। तो समझ में आ गया कि वर्ग अंतराल में 2 सीमा होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा होता है। क्लियर हो गया। अब एक यानी टॉपिक आता है, क्या कह रहा? वर्ग आमाप या वर्ग की लंबाई। हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट कि वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई ऐसे भी समझ में आता है। वर्ग आमाप, आमाप मतलब माप, यानी टोटल लंबाई। वर्ग आमाप या वर्ग की लंबाई, ये क्या होता है? देखो यहाँ बताया जाता है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग आमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग आमाप कहते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ से हम 10 से लेकर के 20 लिए, तो कहता है उच्च में निम्न को घटा देंगे, उच्च में निम्न को घटाएंगे, यानी 20 में 10 घटाएंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। तो वर्ग आमाप कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। यानी उसके बीच जो जितना आएगा टोटल लंबाई, उसी को कहते हैं कौन सी? वर्ग आमाप, वर्ग की लंबाई, समझे? यहाँ देखो वर्ग की लंबाई 0 से 10 है, तो यहाँ पर वर्ग आमाप 10 में 0 घटाएंगे 10 आया। फिर सब में देखो यहाँ पे 20 में 10 10, यहाँ भी घटाएंगे 10, यहाँ भी घटाएंगे 10, यहाँ भी घटाएंगे, मतलब यहाँ पर वर्ग आमाप कितना? 10 का है, यानी 10 का लंबाई लिया है। क्या समझे? और जब वर्गीकृत आंकड़ा में वर्ग आमाप जो होते हैं वो किसी न किसी एक वर्ग आमाप पर होना जरूरी है। अगर वर्ग आमाप पे नहीं होगा तो वह क्या होगा? वो सही वर्गीकृत में नहीं है, सही वर्गीकृत नहीं है। तो यहाँ पर वर्ग आमाप सबका समान होना चाहिए। देखो ना यहाँ पे, देखो चाहे कि नहीं है, सबका 10 10 आया कि नहीं है? तो वर्ग आमाप समझ में आया? वर्ग आमाप क्या है? यानी कहता है किसी वर्ग में उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग आमाप या वर्ग की लंबाई बोलते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? इसको एच द्वारा हम लोग सूचित करते हैं आगे प्रश्न को बनाने के लिए, समझिए? एच मतलब उसका लंबाई करता, यूज करता, समझे? एच द्वारा सूचित करता है। अब यहाँ पे आगे कहता है कि इसका फॉर्मूला बताइए सर, क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो वर्ग आमाप बोलो या वर्ग की लंबाई बोलो। अभी भी कहा था कि उच्च सीमा, क्या कहा था? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा, वही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग आमाप या वर्ग की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश किया है। कह वर्ग अंतराल यानी 5 से 15 है, 5 से 15, तो कहता है यहाँ पर कितना हो जाएगा? उच्च सीमा हो जाएगा 15 और निम्न सीमा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो वर्ग आमाप या वर्ग की लंबाई कितना हो जाएगा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 15 में 5 घटाएंगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पर 10 जो आया वर्ग आमाप है, वर्ग की लंबाई है। तो इस तरह से बाबू यहाँ पे जो हम लोग का चैप्टर को देख रहे थे वो चैप्टर था सांख्यिकी, और सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पर इतना सारी बातें पढ़ रहे थे। फिर आगे यहाँ पर कुछ बातें हैं, समझे? तो इस तरह से हम लोग करते हैं। चलो आगे देखते हैं। फिर
चलो हम लोग वर्ग आमाप की लंबाई पढ़ चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं वर्ग चिन्ह के बारे में जानना चाहते हैं। वर्ग चिन्ह क्या? तो वर्ग चिन्ह जो होते हैं, वर्ग चिन्ह जो होते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये क्या है, समझे। तो देखो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक काम कर रहे हैं। किसी वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहता है? किसी वर्ग बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं वर्ग चिन्ह जो होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ग अंतराल निकालना चाहेंगे तो 10 से 20 है, तो उच्च सीमा हो गया 20 और निम्न सीमा हो गया 10। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हो जाएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। तो यहाँ पे उच्च सीमा 20 है प्लस 10 बाय 2, यहाँ पर काटे तो कितना आया? 15। ये क्या आया? वर्ग चिन्ह आया। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है अभी बताए। किसी वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। अब अगर किसी वर्ग अंतराल जाएंगे, मान लो सपोज किसी वर्ग अंतराल 0 से कितना लिए 10, इसका मध्य बिंदु क्या होगा वो निकालने के लिए कहता है। तो क्या करेंगे, इसका 5 आएगा, नहीं आएगा 5, 5 इधर 5 इधर 10 हो गया, है ना। इसका मध्य बिंदु क्या होगा? इसका मध्य बिंदु कितना आएगा? 5 आएगा। कैसे करेंगे? 10 प्लस 0 बाय 2 बराबर 10 बाय 2 बराबर 5 आया कि नहीं आया? तो इसीलिए यहाँ पे जो कह रहा है किसी वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह से वर्ग चिन्ह जो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, जिस तुम जो ठो वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकालना है वहां पे वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी उसका उस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु जो निकालेंगे, मध्य जो चिन्ह निकालेंगे मध्य बिंदु, तो ये जो कैसे निकाला जाएगा, यानी उस वर्ग का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, यही फॉर्मूला होता है। फिर आगे कहता है दो लगातार वर्ग चिन्ह के अंतर को वर्ग आमाप कहते हैं। अब देखो एक दूसरा तरह से मतलब कि समझाने की कोशिश कर रहा है। वर्ग आमाप हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ग आमाप हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ग की जो लंबाई होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग आमाप बोलते हैं, समझे। वर्ग आमाप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि दो लगातार वर्ग यानी वर्ग चिन्ह के द्वारा तुमको वर्ग आमाप निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा? यानी दो लगातार वर्ग चिन्ह के अंतर को वर्ग आमाप कहते हैं। अब जो कह रहा है यानी तुमको क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ दिया है तुमको वर्ग चिन्ह, उससे वो तुमको वर्ग आमाप की लंबाई निकालना है। नहीं वर्ग की लंबाई निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा? तो वर्ग चिन्ह जो दिया हुआ रहता है लगातार, जैसे 15 है, 25 है, 35 है, 40, 45 है, 55 है, तो वर्ग आमाप निकालेंगे। किसी भी दो लगातार वर्ग चिन्ह को घटा दो तो वो क्या हो जाएगा? जब घटेगा तो बड़ा में छोटा को घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। और किसी को वही 10 आने वाला है। तो इसका मतलब हुआ दो लगातार वर्ग चिन्ह के अंतर को वर्ग आमाप कहते हैं। अगर तुमको दे देगा वर्ग चिन्ह सब, तब उसको वर्ग आमाप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बातें हट के आया है। कह रहा वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल निकालना है। अब उससे थोड़ा हटके है, वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल निकाले। यहाँ पर क्या निकाले? वर्ग आमाप निकाले। वर्ग आमाप निकाल लिए। अब कह रहा है कि वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराले निकालना पड़ेगा। वर्ग अंतराल जैसे बताए तभी, समझे। तो अब उसको कैसे निकालेंगे? नहीं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा जो होता है, सीमा जो होता है उच्च सीमा होता है और निम्न सीमा जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कहता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वर्ग चिन्ह से वर्ग आमाप निकाले। सबसे पहले वर्ग आमाप निकालो। वर्ग आमाप निकालने के लिए यहाँ पे दिया गया है, समझिए। वर्ग आमाप निकालेंगे। वर्ग आमाप निकालने के बाद निम्न सीमा अगर तुम ज्ञात करना चाहते हो तो वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग आमाप बाय 2 कर दो। ये क्या आएगा? निम्न सीमा आएगा। क्या आएगा? निम्न सीमा आएगा। सपोज दैट यहाँ पर दिया है, हमको निकालना है कि इसका मतलब वर्ग आमाप निकालो। ये वर्ग अंतराल निकालने के लिए कर रहा। तो वर्ग अंतराल कैसे निकालें? देखो यहाँ पे अभी निकाल लिए, यहाँ पे वर्ग आमाप निकाल लिए हैं। अब निम्न सीमा निकालना चाहते हैं। निम्न सीमा, तो निम्न सीमा क्या करना पड़ेगा? कहता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कितना है यहाँ पर? वर्ग चिन्ह कितना है? 15 ले लिए। 15 माइनस वर्ग चिन्ह 15 लिए माइनस उसके बाद क्या है यहाँ पे? वर्ग आमाप। वर्ग आमाप कितना निकला? 10 बाय 2। तो 15 माइनस यहाँ पे घटा देंगे, कितना आएगा? 10। देखो आया कि नहीं आया? यहाँ आया।
तो इस तरह से एक आया, अब उच्च निकालना पड़ेगा, ये निम्न निकला, अब उच्च निकालना पड़ेगा, एक तो निकल गया, निम्न निकल गया, निम्न निकल गया, समझे। अब उच्च निकालना, उस उच्च का फॉर्मूला दिया गया है वर्ग चिन्ह यानी निम्न सीमा, ये वर्ग आमा बाय 2, यानी इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, तो अब वही काम करना है। अब लेकिन जो है वर्ग चिन्ह उसका बदलेगा, उसका क्या होगा, बदला जाएगा। तो यहाँ पर देखो अच्छा ध्यान से, अच्छे से, पहले जो वर्ग चिन्ह था वही वाला यूज करेंगे, समझे। 15 प्लस 10/2, तो 15 प्लस 10 बाय कितना 5 आएगा, तो इस तरह से कितना आएगा 20, कितना आएगा। इसका मतलब हुआ वर्ग अंतराल जो आया 10 से कितना आया 20 आया, आया कि नहीं आया, देखो 10 से 20 आया, तो 10 से 20 आ गया। मतलब बात समझो, जैसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी तुमको दो लगातार वर्ग चिन्ह के अंतर को वर्ग आमाप कहते हैं, तो इस तरह से निकालने के लिए सिखा दिया। अब वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल निकालना है, तो वर्ग अंतराल दो तरह से, मतलब दो कंडीशन, दो पार्ट होते हैं इसमें, एक निम्न सीमा होते हैं, एक उच्च सीमा होते हैं। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा निकालने का ये फॉर्मूला दिया गया, इसको निकाल करके अभी निकाले यहाँ पर, निम्न सीमा निकाले, यहाँ उच्च सीमा निकाले, दोनों को बना करके वर्ग अंतराल बना लिए, वर्ग अंतराल बना लिए। तो इसी तरह से हम लोग ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, तभी बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या कंडीशन दिया है कि उच्च सीमा बराबर जो होगा वह वर्ग चिन्ह प्लस वर्ग आमा बाय 2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, बस इतना अंतर है, कुछ नहीं है, समझे। चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या रहा, वर्ग लिखने, यानी वर्ग लिखने के लिए वर्ग अंतराल लिखने की दो विधि है। क्या करा, वर्ग अंतराल, यहाँ वर्ग अंतराल है, क्या है, वर्ग अंतराल, समझे। वर्ग अंतराल लिखने को, यानी लिखने की दो विधियां, कितने हैं, दो विधियां, समझे। वर्ग अंतराल लिखने की दो विधियां हैं। नंबर 1 में जो है समावेशिक विधि है, और दूसरा क्या है, अपवर्जी विधि है। हम पहले कुछ देर पहले बोले थे कि यहाँ पे समावेशिक विधि और अपवर्जी विधि का उपयोग करने वाले हैं आगे आने वाला, तो ये आ गया है। तो बहुत ही लाजवाब चीज है, समावेशिक विधि और अपवर्जी विधि द्वारा कैसे हम लोग वर्ग अंतराल को लिखते हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, तो इसको जानना है पहले। यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ क्वेश्चन करा अब कि समावेशिक विधि होता क्या है, समावेशिक विधि होता क्या है, तो कहता है जिस विधि में, क्या करा, जिस विधि में वर्ग अंतराल का उच्च सीमा को उस वर्ग अंतराल में गिना जाता है। वाह, वेरी गुड, कितना अच्छी बात है कहा यहाँ पे। क्या करा, जिस विधि में वर्ग अंतराल का उच्च सीमा, अभी देखो यहाँ पर हम लोग 10 से 20 लिए, उच्च सीमा कौन हुआ, उच्च सीमा ये हुआ है ना, उच्च सीमा, ये निम्न सीमा हुआ। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जिस विधि में वर्ग अंतराल का उच्च सीमा को उस वर्ग अंतराल में गिना जाता है, उसे क्या कहते हैं, समावेशिक विधि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समावेशिक विधि कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि उस वर्ग अंतराल में उच्च सीमा जो हो उसको गिना जाता है, उसमें गिना जाएगा, समझे। तो यहाँ पर जैसे 1 से 10 लिया गया, या 0 से 10 भी बोल सकते हैं, लेकिन निम्न सीमा को नहीं लिया गया है, उच्च सीमा को लिया गया है। तो 0 नहीं लेकर के हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, 10 को भी लिए, यहाँ कहा ना 1 से 10 तक लेना है, ये हो गया तुम्हारा किसमें, समावेशिक में। अब देखो यहाँ पर 10 के बाद 11 लिया गया, यहाँ 10 से नहीं आया, 11 से कितना आया 20। अब यहाँ पर इसका मतलब है, इसका मतलब यहाँ बताया है 11 से 20 तक लेना है, इसका मतलब यहाँ बताया जा रहा है, समझे। फिर इसका मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ 20 है, तो 20 ने लिया, 21 से लिया है, 21 से 30, इसका मतलब 21 से लेकर के 30 तक लेना है। तो यहाँ पे जो तुमको वर्ग अंतराल नजर आ रहा है, केवल और केवल समावेशिक में है, किसमें है, समावेशिक में है। इसलिए यहाँ पर देखो 1 से 10 यानी उच्च सीमा को इसमें ऐड किया हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं समावेशिक विधि। कहा है, जिस विधि में वर्ग अंतराल का उच्च सीमा को ऐड किया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी समावेशिक विधि बोलते हैं। क्लियर हो गया। फिर आगे आते हैं, कहता है अपवर्जी विधि। क्या होता है अपवर्जी विधि, तो कहता है जिस विधि में वर्ग अंतराल का उच्च सीमा को उस वर्ग अंतराल में नहीं गिना जाता है, उसे अपवर्जी विधि कहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ, अब इसका उच्च सीमा देखो यहाँ पे है,
अब इसको नहीं लिया गया, अब यहाँ 0 से लेकर के 9 तक लिया। कहां से लिया? 0 से लेकर के 9 तक लेना है, समझे। फिर यहाँ पर देखो 10 से 20 है, तो 10 को 10 लिया है, लेकिन 20 को नहीं लिया, 19 तक ही लेंगे। तो इसको बोलेंगे अपवर्जी विधि। क्या बोलेंगे? अपवर्जी विधि बोलेंगे, समझे। फिर 20 से 30 है, तो 20 को लिया गया, लेकिन 30 को नहीं लिया, 29 तक लिया गया है, समझे। तो ये विधि जो अपवर्जी विधि है, इसको अच्छा तरह से देखो। यहाँ 0 से 10 है, लेकिन उच्च सीमा को नहीं लेना है, समझे। तो ऐसे ऐसे वर्ग अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्जी विधि बोलते हैं, समझे। अपवर्जी विधि वाला वर्ग अंतराल बोलते हैं। अब यहाँ पे कहता है, ठीक है, ऐसी बातें है तो बहुत अच्छा बात है। अब कहता है समावेशिक से, यानी समावेशिक से अपवर्जी बनाना है, समावेशिक से अपवर्जी बनाना है। लेकिन पता है ये ज्यादा यूज होगा, अपवर्जी ज्यादा यूज होता है। कई कंडीशन में, बहुत कम कंडीशन में ये मतलब आता है, अपवर्जी विधि आता है। लेकिन ज्यादातर हमको यूज इसमें कर, अगर ये रहता है इसको बदल करके इसमें लाते हैं, किसमें लाते हैं? यानी अपवर्जी में लाते हैं बदल करके। बदलने के लिए कुछ रूल है, वो रूल को जानेंगे अभी। तो इस तरह से बदल करके तब ला करके हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं इसका, समझे। तो यहाँ पे अब कह रहा समावेशी को अपवर्जी में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में बताया है। मैं समझे, अभी बोले थे कि अगर ये वर्ग अंतराल दिया हुआ रहे सारणी में, तो सबसे पहले हमको इसको इसमें बदलना पड़ेगा। लेकिन कैसे बदलें, क्या करना पड़ेगा, कैसे बदलें? इसके लिए यहाँ पे कहा है कि देखो, समावेशिक विधि को अपवर्जी विधि में बदलने के लिए निम्न सीमा में, क्लियर देखो, निम्न सीमा में 0.5 क्या करता है? घटाया जाता है बाबू। देखो कितना अच्छी बात है, समझे। यहाँ पे कह रहा कि ये समावेशिक विधि को अपवर्जी विधि में बदलने के लिए निम्न सीमा में, कहां पे बोला? निम्न सीमा में 0.5 घटाया जाता है, और उच्च सीमा में कहां करा? और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ा जाता है। निम्न में घटाया जाता, उच्च में जोड़ा जाता है, समझे। क्या जोड़ा जाता? 0.5 का कंडीशन है, बस इतना। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग बदलने के लिए सोच रहे हैं। एक समावेशिक विधि दिया गया है, वर्ग अंतराल है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। ये क्या है? अपवर्जी वर्ग अंतराल है। अब इसको बदलना चाहेंगे किसमें? यानी अपवर्जी को बदलना है किसमें? समावेशिक में। समावेशिक में कैसे आ जाएगा उसको देखो। समावेशिक में, समावेशिक से अपवर्जी में बदलना है, किसमें बदलना? अपवर्जी विधि में बदलना है, समझे। यहाँ पे कैसे बदला जाएगा? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कहा था कि समावेशिक को अपवर्जी में बदलने के लिए निम्न सीमा में 0.5 घटाया जाता है। तो मैंने एक है, एक में अगर हम ऐसे लगा सकते हैं 1.0, तो इसमें 0.5 घटाना है, तो पहचान लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे क्या बचेगा? 0। तो इस तरह से कितना आया? 0.5 आया कि नहीं आया? तो अब यहां पर इसके जगह पर क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा यहाँ पर 0.5 हो गया। अब इसके जगह 0.5 हो गया। अब कहा है कि उच्च सीमा में 0.5 जोड़िए, है कितना? 10 है, अपने मन से हम दे दिए, हो सकता है। तो यहाँ पर 0.5 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पर 0.5 से 10.5 हो गया। अब वही कम यहाँ करना है, 11 है, 11 में 0.5 घटाओ तो कितना? 10.5 होगा। इसमें 0.5 जोड़ो तो 20.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 21 है, 21 में तो 0.5 घटाओ तो 20.5 हो जाएगा। यहाँ पर 30 है, 30 है, तो 30 में 0.5 जोड़ो 30.5 हो जाएगा। तो ये जो आया वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल क्या है? ये जो वर्ग अपवर्जी विधि में बदल गया, अपवर्जी विधि में बदल गया। यानी समावेशिक विधि में रहेगा वर्ग अंतराल तो बनाना असंभव है, नहीं बनता है सवाल, समझे। अगर जो स्टूडेंट नहीं जानता है इस चीज को, तो उसको समझना पड़ेगा, तभी आंसर उसका मिल पाए, सही परफेक्ट रूप से वो क्वेश्चन को बना पाएगा।
समझे। तो यहाँ पर जो है वो अपवर्जी में बदलने का जो रूल है, जो तरीका है कि 0.5 जो है निम्न सीमा में घटाना है, उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ना है। तो इस तरह से हर वर्ग अंतराल में काम करके फिर उसको न्यू यानी समावेशिक से अपवर्जी वर्ग अंतराल बना करके तब उसका काम करना पड़ेगा, तब उसका सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझे। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका क्या तरीका दिया गया है, इसका बदल करके अब क्या काम किया गया है। तो इस तरह से ये बदल करके उसको जो निकालने लेकर था वो हम लोग निकाल सकते हैं। समझे। या माध्य निकालने लेकर आ, और कुछ निकालने लेकर, और कुछ निकालने लेकर आ, सब चीज निकाल सकते हैं। चलो अगला टॉपिक आता है, कहता है अब हम लोग जो पढ़ना है, हम पहले बताए थे कि 3 पार्ट में बांटा गया है, सांख्यिकी को 3 पार्ट में बांटा गया है। एगो माध्य, एगो माध्यिका या माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, और एगो था बहुलक, यानी 3 भागों में बांटा गया है। समझे। 3 भागों में बांटा गया, एगो माध्यिका, एगो बहुलक। तो हम लोग यहाँ पे अब चालू कर रहे हैं किसका, माध्य। क्या चालू कर रहे हैं, माध्य। माध्य को समांतर माध्य भी बोलते हैं। समझे। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, इसके लिए देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कहता है कि किसी आंकड़ा के, आंकड़ा हम बता दिए हैं, जो डाटा था डाटा के बारे में बता दिए हैं। समझे। तो अब कहता किसी आंकड़ा के सभी चर मानों के योग और उसके संख्या के अनुपात को आंकड़ा का माध्य कहते हैं। माध्य को समांतर माध्य भी कहा जाता है। इसे x डैश द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोग आमतौर पर औसत भी बोल सकते हैं। समझे। आमतौर पर औसत भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे हमको जानना है क्या कि किसी आंकड़ा के, आंकड़ा मतलब होता है जैसे कि बच्चों की संख्या हो गया, जैसे कि जनसंख्या हो गया, उसको एक समूह में लिख देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं। तो वही आंकड़ा को जितना जोड़ेंगे उतना से भाग करना है, जितना जोड़ना है उतना की संख्या से भाग करना है। समझे। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि किसी आंकड़ा के सभी चर मानों को योग करेंगे और उसकी संख्या के अनुपात, अनुपात मतलब भाग देना है। अनुपात का मतलब क्या था, भाग देना है। समझे। अनुपात को आंकड़ा का माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। माध्य को समांतर माध्य भी कहा जाता है। इसे x डैश द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कहा जा रहा है कि माध्य बराबर जो होगा वो क्या होगा, चर मानों का योग बट्टे चर मानों की संख्या। चर मानों का या मतलब चर मानों का योग क्यों करेंगे, क्यों करेंगे कि जितना दिया गया है उसका योग और उतना की संख्या से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, अनुपात करेंगे। अनुपात के बारे में बोला गया है। समझे। फिर आगे कहता है कि यहाँ पर चर मान भी हो सकता है, परीक्षणों की संख्या हो सकता है, या परीक्षणों का योग हो सकता है। यहाँ पे यहाँ और एक बार लिख सकते हैं इसको, परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या। तुमको चर मान लिखना है या परीक्षण लिखना है, वही होता है। समझे। तो इस तरह से फिर आगे आता है, यहाँ पे कहता है कि माध्य और समांतर माध्य जो है वो हम लोग पढ़ा है अभी कि देखो आंकड़ा 3 तरह के होते हैं। आंकड़ा 3 तरह के होते हैं बाबू। आंकड़ा 3 तरह के कैसे कैसे होते हैं अभी भी पढ़े हैं। एगो सरल आंकड़ा, एगो वर्गीकृत आंकड़ा, एगो अवर्गीकृत आंकड़ा। सरल आंकड़ा के लिए अलग करते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए अलग, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए अलग करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग जो अभी आगे जो पढ़े थे वो तीनों कंडीशन में, वो तीनों कंडीशन में हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकाला जाएगा, उसका फॉर्मूला दिया गया, चरमानों का योग बटे चरमानों की संख्या दिया गया। लेकिन इसके कंडीशन में और कुछ दिया गया है कि कहता है कि अगर सरल आंकड़ा हो, अगर माध्य निकालना है, अगर सरल आंकड़ा है तो देखो फॉर्मूला ये लगेगा, यानी ये ठो लगेगा, चरमानों का योग बटे चरमानों की संख्या। उसी को हम लोग बोलते हैं परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। पहला। समझे। सरल आंकड़ा के लिए, सरल आंकड़ा के लिए देख लो, और एक बार देख लो जैसे यहाँ पर देखो, बहुत अच्छा है। सरल आंकड़ा के लिए माध्य निकालना है तो परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे अच्छा एकदम फॉर्मूला है। समझे। और 100% ये ऑब्जेक्टिव में आता है, औसत निकालने ले कहता है, माध्य निकालने ले कहता है, 100% आता है ऑब्जेक्टिव में। फिर आगे कहता है अवर्गीकृत में क्या करना पड़ेगा। अवर्गीकृत में क्या होता है बाबू, चरमान होता है, बारंबारता होता है। तो देखो अब तो सरल आंकड़ा है,
कि चरमनों का योग कर देंगे या परीक्षणों का योग कर देंगे, परीक्षणों की संख्या से भाग देंगे। अब लेकिन क्या है यहाँ पे, अब दूसरा कंडीशन है, बारंबारता दिया हुआ है, इसीलिए तो कहा ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, सरल आंकड़ा नहीं है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए तो यहाँ पर सिग्मा का प्रयोग करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है कि जोड़, क्या होता है, जोड़, समझे, योग किया हुआ है। तो सिग्मा Fi xi, Fi का मतलब बारंबारता और xi मतलब चरमानों का, यानी बारंबारता और चरमान को गुणनफल किया गया है। क्या किया गया, गुणनफल निकाला गया है, समझे। तो उसको गुणनफल निकाल करके इसमें जोड़ा गया है और जितना ठो बारंबारता है उतना ठो क्या किया गया है, भाग किया गया है, समझे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या किए, इस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ा का फॉर्मूला यानी माध्य निकालने का, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे कहता है वर्गीकृत आंकड़ा के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बाबू उसमें भी बारंबारता होते हैं, इसमें चरमान नहीं होकर के यहाँ पे क्या होते हैं, वर्ग अंतराल होते हैं। वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाल, वर्ग चिन्ह जो होते हैं वो x होते हैं, तब उसका प्रयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। यहाँ पर जो x जो प्रयोग किया गया है ये x चरमान नहीं है, ये क्या है, वर्ग चिन्ह है। क्या है, वर्ग चिन्ह है, समझे, ये वर्ग चिन्ह है। और यहाँ पर सिग्मा जानवे करते हैं, बारंबारता जानते हैं, उसका गुणनफल करके ऐड किया गया और उसकी संख्या से भाग कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य आराम से निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आते हैं कि सर ये तो हम लोग जान गए, फॉर्मूला वगैरह जान गए, फॉर्मूला वगैरह जान गए, अच्छा से प्रयोग करने के लिए भी जान गए हैं। अब सरल आंकड़ा का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, उसके लिए हमको बताइए। तो देखो बाबू यहाँ पे बताया जा रहा, मान लेंगे, माना कि वह सरल आंकड़ा है x1 x2 x3 x4 xn तक गया। कहां तक गया मुझे पता नहीं है, लेकिन n मान लिए है, ठीक है, वो कहीं तक जा सकता है। फिर यहाँ माध्य निकालना है, चरों का योग बटे चरों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग माध्य को सूचित करते हैं x डैश से, इस तरह से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xn तक गए हैं। जितना ठो जोड़े हैं उतना संख्या से भाग दे दिए। अभी कहा है परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, तो उसी तरह से हम लोग काम किए। तो इस तरह से यहाँ पे n कितना है, परीक्षणों की संख्या कितना n है, n तक गया है तो n से भाग कर दिए। इसी तरह से इसको शॉर्ट में हम लोग x डैश यानी माध्य बराबर होता है सिग्मा। यहाँ n देने का मतलब होता है टोटल नंबर, टोटल कितना नंबर है, कितना तो ऐड किया गया वो, उसके बाद यहाँ पे इंटीजर कितना एक से लिया शुरू किया, यहाँ xi मतलब कि यहाँ पे चर मान, चरों का योग यानी परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों। अब यहाँ पर बट्टे n है, परीक्षणों का योग हो गया, परीक्षणों की संख्या हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला बना। और यहाँ पर देखो इसका ये जो वर्ड है, ये जो चित्र बन रहा है आपके पास, यहाँ पर ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ या योग बोलो, मतलब वो होता है। यहाँ का मतलब समझो क्या है, इसका सिग्मा यहाँ 7 है, यहाँ i बराबर 1, यहाँ i है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर को 7 तक जोड़ो, इस इंटीजर को 7 तक जोड़ना है, 1 से शुरू करना है, i बराबर 1 से शुरू करना है, 7 तक जोड़ना है। तो देखो इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n है, यहाँ 1 से शुरू करना है, xi इंटीजर कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे x1 x2 x3 यहाँ n है ना जी, n, तो जहां तक गया उसी को बोलते हैं, समझे। इस तरह इसका मतलब था यहाँ पे। चलो अब आगे आते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने का फॉर्मूला कैसे बनेगा। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, ये जो फॉर्मूला बना है कैसे निकला है उसी के बारे में सॉल्यूशन कर रहा है, कैसे बना उसके बारे में देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे चरमान यहाँ पे है, यहाँ बारंबारता है, यहाँ योग किया गया है। योग कैसे किया गया है, इसका गुणनफल निकाल करके किया गया है। यहाँ गुणनफल निकाल करके यहाँ जोड़ करेंगे। यहाँ योग का मतलब ये नहीं कि जोड़ा गया, यहाँ योग का मतलब ये जोड़ने के लिए कह रहा है, समझे। तो यहाँ पर देखो x1 f1 या x2 f2 x3 x4 f4। तो इस तरह से यहाँ पे गुणनफल किया गया और यहाँ पर ला करके जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर देखो माध्य निकाल रहे हैं। तो क्या कहता था कि चरमनों का योग कर रहे हैं। देखो n तक गया है। इस तरह से चरमनों का योग कैसे करोगे, चरमनों का योग डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, पहले दोनों को बारंबारता और इसको गुणनफल निकाल कर तब योग कर पाओगे, क्योंकि ये खासियत होता है किसमें, ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। अगर वर्गीकृत अगर सरल आंकड़ा होते तो इसको जोड़ते, जैसे यहाँ पर जोड़े हैं, ये सरल आंकड़ा है इसलिए इसको जोड़ा गया है, लेकिन इसको अब नहीं जोड़ा जाएगा। अब किसको जोड़ा जाएगा,
यहाँ पर जोड़ा जाएगा एक्स आई एफ आई के गुणनफल को जितना आएगा उसको जोड़ करके यानी तब किया जाएगा। क्यों? बारंबारता जो आ गया। तो देखो यहाँ पे लाया गया तो माध्य बराबर यानी इसका योग बट इसकी संख्या से भाग करेंगे। देखो इस तरह से यहाँ पे किया गया और इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला बना सिग्मा एक्स आई एफ आई सिग्मा एफ आई। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये साबित हुआ। फिर इसी तरह से हम लोगों को और भी कुछ करना है, जैसे कि सवाल दिया हुआ रहता है, कुछ कंडीशन के आधार पे काम करता कि कुछ और भी करो, तो उसी आधार पे हम लोग बहुत सारा सवाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरह से देख सकते हैं। समझे? तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, क्या समझना है कि सांख्यिकी चैप्टर जो हम लोग आज यहाँ पर आए हैं समझने के लिए, तो क्या इसमें जितना भी टॉपिक था पढ़ने के लिए हर एक टॉपिक पर बात किया गया, हर चीज को बताया गया। बस अगर बच्चों को कोशिश ये होना चाहिए, बच्चों का कोशिश होना चाहिए कि जो टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है उसको समझना है। सेल्फ स्टडी करे बच्चों, घर पे जाकर के देखे, तब देखो वो बच्चा आराम से सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझे? तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे आगे सवाल की ओर आते हैं। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे जान गए। यहाँ पे अब एक रिमार्क आता है, कहता है चरों की कुल संख्या बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। क्या कहना? चरों की कुल संख्या जो होता है बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ चर मानों की संख्या जितना होगा वो बारंबारता का योग जो करेंगे वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समझे? फिर कहता है अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य केवल प्रत्यक्ष विधि, मतलब कि उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही बनाते हैं। समझे? प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाला जाता है। प्रत्यक्ष विधि यानी प्रत्यक्ष विधि जिसमें निम्नलिखित सूचना का प्रयोग होता है। निम्नलिखित सूचना का प्रयोग होता है। कौन सी प्रयोग होता है? जैसे कह रहा है प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग जो हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है पूर्ण संख्या, हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या है ना। तो यहाँ पे यानी गिनती अगर कहाँ शुरू हो, 0 से शुरू हो, तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो कहाँ शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 0 को लिया जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर आगे कहता है यहाँ पे कि भाज्य संख्या क्या होता है, हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या वह संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। तो भाज्य संख्या जो होगा वो कहाँ से शुरू होता है? 4 से शुरू होता है। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 etc, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग समझ में आ रहा है अच्छे से, यानी इसका प्रयोग होने वाला है। समझे? प्रत्यक्ष विधि में इसका प्रयोग होने वाला है अवर्गीकृत आंकड़ा में, सरल आंकड़ा के माध्य निकालने के लिए। फिर इसी तरह से अभाज्य संख्या का क्या होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो ये संख्या जो होते हैं ये क्या होते हैं? मतलब ये मतलब कि अभाज्य संख्या की बात किया, कहेगा कि 5 अभाज्य संख्या का योग कीजिए, है ना। कैसे करोगे? तो अभाज्य संख्या जानकारी रहेगा तब ना कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? कहता है वह संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उस वैसा संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होगा? 2 किसी अन्य संख्या से नहीं करता है। समझे? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और बहुत सारा है। तो ये संख्या जो है एक से कटता है, खुद से करता है और किसी अन्य संख्या से नहीं करता, इसीलिए इस संख्या क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। सम संख्या हम लोग जानते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। फिर इसी तरह से विषम संख्या जानते हैं कि वह संख्या जो 1 से यानी पूरा 2 से नहीं पूरा कटे, जो 2 से पूरा नहीं करता उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान गए। फिर एक सवाल आता है यहाँ पे, कहता आंकड़ा इतना का परिसर ज्ञात कीजिए। हम लोग परिसर इससे पहले पढ़ चुके हैं कि परिसर क्या होता है कि आंकड़ा का उच्च सीमा जो होते हैं, उच्च चरमान और निम्न चरमान के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? परिसर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना है उच्चतम चरमान लिखेंगे, अधिकतम, उच्चतम या अधिकतम, उसी को बोलते हैं अधिकतम चरमान। कितना है अधिकतम चरमान? देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 15 है, 11 है, 36 है, 35 है, 40 है, 17 है, 6 है, 25 है। तो सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पे? 40 है। 40 आ जाएगा। 40 में अब यहाँ पे 40 है तो 40 लिख दिया है ना। अब यहाँ पर कहना अधिकतम हो गया, अब न्यूनतम मान करना है ना। निम्नतम, निम्न है ना रे, निम्नतम चरमान, निम्नतम चरमान, चरमान क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 है। कितना? 6 है। इसीलिए अब क्या निकालना? परिसर। परिसर क्या करना?
बोलना नहीं है, परिसर परिसर निकालना। तो परिसर का फॉर्मूला कहाँ है, अधिकतम, क्या है, अधिकतम चर मान माइनस निम्नतम चर मान होता है ना। तो यहाँ पर कितना है, 40 है, यहाँ पर कितना है, 6 है, कितना बचेगा, 4, यहाँ पे कितना बचेगा, 34 बचेगा, कितना बचेगा, 34 आएगा। यानी इसका मान कितना आएगा, परिसर कितना आएगा, 34 आएगा, कितना आएगा, 34 आएगा, समझे। तो इस तरह से फिर आगे आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अगला सवाल 2021 में पूछा गया है, कहता है 16 का मिलन चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना हुआ, x भी आई 10 5 15 1 16। तो यहाँ पर वो मिलन चिन्ह नहीं है, ये क्या है, रोमन संख्या है, क्या है, रोमन संख्या है। तो हमको मिलन चिन्ह जानकारी पहले लेना पड़ेगा। मिलन चिन्ह के बारे में बता चुके हैं बहुत अच्छा तरह से। तो यहाँ पर ये सब मिलन चिन्ह भी मिलन चिन्ह, लेकिन 16 का कौन सा है, यहाँ देखो 5 हुआ 15 5 5 10 5 15 1 16, इसका मतलब बी सही है। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन होगा, कितना होगा, बी होगा। आंकड़ा इतना इतना का यहाँ पे देख रहे हैं कि परिसर ज्ञात करने के लिए करा, तो परिसर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है आंसर इसका। आंसर अब जो भी आए रफ में हम लोग काम करते हैं पहले। चलो आंकड़ा का यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, परिसर निकालेंगे। तो परिसर डायरेक्ट फॉर्मूला निकालते हैं, समझे। परिसर बराबर क्या होता है, अधिकतम चर मान। अधिकतम यहाँ पर कौन है, देखो तो अधिकतम यहाँ पे कौन है, 62, कितना है, 62। 62 में अगर हम न्यूनतम कितना है, यहाँ पे न्यूनतम कितना है, 81 सबसे बड़ा है, यहाँ पे 81 भी है ना। ओ अब यहाँ पे 81 है। अधिकतम चर मान कितना है, 81। 81 में कितना घटेगा, 12 घटेगा, कितना है, न्यूनतम कितना है, 12 ही है, 12 घट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा जी, तो यहाँ पर 11 में 2 गया, 9 2 11, यहाँ कितना बचे, 7 7 में 1 गया 6, मतलब कितना बचेगा, इसका आंसर आएगा डी, कितना आएगा, डी आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समझे। तो इसी तरह से फिर कहता है इतना का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इतना का माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, समझे, माध्य ज्ञात करने का। इसीलिए डायरेक्ट माध्य बराबर, माध्य बराबर यानी चर मानों का योग है ना, चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या। तो चर मानों का योग कैसे करेंगे बाबू, देखो यहाँ पर 1 + 4 + 0 + 7 + 3 बट्टे कितना ठो है, 1 2 3 4 5, कितना ठो है, 5 से जोड़ेंगे कितना होगा, 7 3 10 10 5 15 होगा, कितना होगा, 15 बट्टे 5 से 5 तिया 15, कितना आया, 3 आएगा। इसका माध्य कितना आएगा, 3 आएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे इतना का माध्य निकालने लेकर बहुत आसान क्वेश्चन कर रहा है, इसीलिए माध्य बराबर है लिख लेंगे। माध्य माध्य बराबर होगा परीक्षणों का योग, ये भी लिख सकते हैं, परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे परीक्षणों का योग 2 + 5 + 1 + 7 + 2 + 4 + 6 + 0 बट्टे यहाँ पे कितना, 0 ना जी। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0 है ना। तो अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है तो 8 हो जाएगा। जोड़ कितना आया है, 6 4 10 10 2, तो यहाँ पे देखो 6 4 10 10 2 12 12 और 7 12 और 7, यानी इसको जोड़ करके कितना आता है, 27 आता है। 27 बट्टे 8 करेंगे, कितना करेंगे, 27 बट्टे 8, 27 बट्टे 8 आ रहा। तो इस तरह से इसका माध्य यही हो जाएगा, इसका पॉइंट मिलते आओ। तो यहाँ पे 27 को भाग दो 8 से, है ना। 8 चौक बते 8 तिया 24, 8 तिया 24। इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 3, उसके बाद यहाँ पॉइंट लेंगे, 8 तिया 24, 8 चौक बते 8 तिया 24। फिर यहाँ पे आएगा कितना, 6 8 7 56, 8 7 56। तो यहाँ पे फिर आएगा 4 8 पंचे 40। तो यहाँ 0.375 आ जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा, समझे। फिर इसका प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या, है ना। क्या होता है पूर्ण संख्या, प्रथम 0 होता है, उसका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 2 3 4 5, 5 वाला पॉइंट कर लिए। इसीलिए क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो क्या होगा, परीक्षणों का योग
का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। तो मार्कर का कमी हो गया पे। तो अब यहाँ पे देखो जैसे क्या कर रहा है, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो अब यहाँ पर परीक्षणों का योग करेंगे, कितना आएगा देखते हैं, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बट्टे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 बोला है तो 5 कर देंगे। तो 4 3 7 7 दूना 1, 10 बट्टे 5 आ जाएगा, 10 बट्टे 5, 5 दूनी 10, मतलब इसका माध्य कितना आएगा, 2 आएगा, समझे। तो इस तरह से यहाँ पर सवाल जो था, ऐसे सवाल को बहुत ही हैंडल अच्छा से कर सकते हैं। कोई बड़ा सवाल नहीं है लेकिन बहुत शॉर्ट, लेकिन 100% ये संभावना होता है कि ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल पूछा जाता है। लेकिन किसी किसी को लगता होगा कि ये बहुत आसान सवाल है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुम जानते हो, अच्छा है, लेकिन इसको और अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है, समझे। क्योंकि अक्सर देखते हैं बोर्ड में हम लोग जानते हैं हाई फाई बड़ा बड़ा सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कुछ कुछ होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे ये सवाल पूछ लिया, वो सवाल पूछ लिया, लेकिन अक्सर वो बच्चा क्या करता है, गलत करके आ जाता है। वो तो सोचता है मैं बहुत जानता हूँ, समझे, वो वही सोच लेकर रहता है, लेकिन वो गलत करके आ जाता है। बाद में वो माथा पकड़ करके झंकने लगता है, बोलता मेरा गलत हो गया, 1 नंबर मेरा चले गया। तो इसीलिए है सिंपल, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। 1 नंबर भी अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, समझे। चलो, तो आज ये जो हम लोग पढ़ाए सांख्यिकी, जो हम लोग चैप्टर को आज से हैंडल किए, ये बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। तो अगर किसी को लगता है कि समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को बार बार देखे तो अच्छा से बढ़िया से समझ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा अच्छा बन जाए। इसके लिए हम लोग बहुत ही सख्त मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत में कमी नहीं है, जरा सा भी कमी नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं। सेल्फ स्टडी करो, खुद पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, खुद रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, आज यही तक रखते हैं।